नमस्कार। बीए पार्ट प्रथम का प्रथम प्रश्न पत्र समाज शास्त्र के सिद्धांत, जिसमें आज हम बात करेंगे समाज की अवधारणा पर। समाज की अवधारणा समाज शास्त्र में केंद्रीय महत्व रखती है। समाज शास्त्र को समाज का विज्ञान के रूप में कई विद्वानों ने परिभाषित किया, जिसमें एल.एफ. वार्ड ने पॉपुलर साइंस मंथली पुस्तक के अंदर, गिडिंग्स ने इंडक्टिव सोशियोलॉजी में और मैक्स वेबर ने जो है अपनी बात विज्ञान के रूप में मनवाई है। इसके साथ ही क्यूबर ने भी मानवीय संबंधों के रूप में समाजशास्त्र को परिभाषित किया। इसके साथ में ही साधारण अर्थ में जब हम समाज की बात करते हैं, समाज शब्द का प्रयोग व्यक्तियों के समूह के लिए किया गया है, क्योंकि किसी भी संगठित या असंगठित समूह को समाज कह दिया जाता है। जैसे अग्रवाल समाज है, आर्य समाज है, हिंदू समाज है, प्रार्थना समाज है, ब्रह्म समाज है, जैन समाज है, इन्हें समाज का नाम दिया गया है। वास्तव में यह समाज नहीं होकर के व्यक्तियों का एक समूह है। समाज तो सामाजिक संबंधों की एक जटिल व्यवस्था है, क्योंकि समाजशास्त्र में व्यक्ति के बीच पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों के आधार पर निर्मित व्यवस्था को कहा गया है। समाज की अवधारणा पर कई समाजशास्त्रीय विद्वानों ने अध्ययन किए, जिसमें मैकाइवर एंड पेज ने सोसाइटी पुस्तक में, जॉर्ज सेमेल ने सोशियोलॉजी में, राल्फ लिंटन ने द स्टडी ऑफ मैन में, H.P. फेयरचाइल्ड ने डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी में, मॉरिस गिन्सबर्ग ने सोशियोलॉजी में, गिडिंग्स ने इंडक्टिव सोशियोलॉजी में और र्यूटर ने हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक में समाज की अवधारणा के बारे में बताया। प्रसिद्ध विद्वान जॉर्ज सेमेल ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी में व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली अंतःक्रिया को जिससे एक दूसरे जुड़ते हैं, उसे समाज कहा है। देखिए, यहां व्यक्तियों के जुड़ने और अंतःक्रिया की बात कही गई है। अंतःक्रिया का तात्पर्य यह होता है कि जब हम किसी अनजान व्यक्ति को देखते हैं और वही अनजान व्यक्ति जब बार बार हमारे सामने आते हैं, तो उस व्यक्ति की छवि हमारे मन में हो जाती है कि फला व्यक्ति है। जब उसका परिचय होता है, हम उसको पहचानने लगते हैं और बाय द वे वो 1 साल 2 साल बाद में पुनः हमारे सामने आता है तो हम उसे पहचान लेते हैं। ये पहचान हमारी अंतःक्रिया है कि हम उसे पहचान लेते हैं। अस्पताल में जब व्यक्ति जाता है तो हजार की भीड़ में डॉक्टर को वह पहचान लेता है, क्योंकि डॉक्टर का जो सिंबल है स्टेथोस्कोप और सफेद कोट पहने हुए, तो वो उसकी अंतःक्रिया के आधार पर देख लेता है कि फला डॉक्टर है। इसी के साथ में पोस्टमैन खाकी वर्दी पहने हुए, हाथ में डाक लेता हुए, तो हम दूर से पहचान सकते हैं कि ये पोस्टमैन है। इसका मतलब कि हमने अपनी अंतःक्रिया के आधार पर उसे पहचान लिया है। इसी अंतःक्रिया के आधार पर हम मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा आदि को जो है जानते हैं, पहचानते हैं। राल्फ लिंटन ने द स्टडी ऑफ मैन पुस्तक में समाज को एक ऐसे समूह के रूप में परिभाषित किया है जिसमें सम्मिलित व्यक्ति अपने को संगठित करने और एक सामाजिक इकाई के रूप में सोचने के लिए काफी लंबे समय से साथ साथ रहते और काम करते हैं। यहाँ पर राल्फ लिंटन ने कहा है कि व्यक्ति काफी लंबे समय से साथ साथ रहते हैं और कार्य करते हैं। इससे क्या है कि एक संगठन बनता है जो समाज कहलाता है।
यानी कि उनमें अवेयरनेस होती है, जागरूकता होती है, उनमें अंतःक्रिया होती है और इसी के साथ में वो सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है। मैकाइवर एवं पेज ने अपनी पुस्तक सोसाइटी में उद्धृत किया है कि सामाजिक संबंधों के जटिल जाल को समाज कहा जाता है। देखिए, सामाजिक संबंध जैसे पिता और पुत्र के बीच संबंध, भाई भाई, भाई बहन, इनके बीच में जो संबंध पाए जाते हैं वो सामाजिक संबंध है। लेकिन सामाजिक संबंधों की बात यदि हम करें तो इसकी माप तो संभव नहीं है। टेबल और कुर्सी हमें दिखाई देती है क्योंकि यह मूर्त रूप में होती है, लेकिन सामाजिक संबंध जो है वो अमूर्त है, वो स्पष्ट रूप से दिखाई, उसे तो केवल महसूस किया जा सकता है। गिडिंग्स ने इंडक्टिव सोशियोलॉजी पुस्तक लिखी और उसमें कहा कि समाज स्वयं संघ है, संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति एक दूसरे के साथ जुड़े हुए या संबद्ध है। यहां पर समाज को एक संगठन माना है और उनमें जो है कई लोगों का औपचारिक संबंधों का योग भी होता है और एक दूसरे के साथ में वो संबंधों के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। E.B. र्यूटर, जिन्होंने हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक लिखी, जिसमें कहा कि समाज एक अमूर्त धारणा है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की जटिलता का बोध कराती है। सारांश रूप में समाज व्यक्तियों के संबंधों की ऐसी जटिल व्यवस्था है जो सामाजिक संबंधों से जुड़े हुए रहते हैं। समाजशास्त्रियों के द्वारा जो परिभाषाएं दी गई है, इन परिभाषाओं के आधार पर कुछ विशेषताएं प्रकट होती है। उन विशेषताओं को हम इस प्रकार अंकित कर सकते हैं। पहले नंबर पे हम बात करेंगे पारस्परिक जागरूकता। यहां जो है अवेयरनेस की बात आ रही है और अवेयरनेस, जैसे आप समाज के सदस्य है तो समाज के सदस्य होने के नाते आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप समाज के नियमों का पालन करें। लेकिन जब आप उन नियमों का पालन करते हैं, इसका मतलब आप में अवेयरनेस है, जागरूकता है। तो इसी जागरूकता में 3 बातें प्रमुख पाई जाती है। नंबर 1, व्यक्तियों का समूह होगा, क्योंकि बिना व्यक्तियों से तो अंतःक्रिया हो ही नहीं सकती, जागरूकता हो ही नहीं सकती है। मान लीजिए जैसे 2 व्यक्ति बस में बैठे हुए हैं, जब पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बातचीत करता है तो दूसरा व्यक्ति भी उसे रेस्पॉन्स देता है, तो इसका मतलब उसमें अवेयरनेस है, जागरूकता है। यानी पहली बात व्यक्तियों का समूह, दूसरा जागरूकता और तीसरी बात जो आती है वो अंतःक्रिया। ये 3 बातें पारस्परिक जागरूकता के लिए अति आवश्यक है। दूसरी बात यदि हम कहें समाज के लिए कि समाज अमूर्त है, क्योंकि मैकाइवर एंड पेज ने यह कहा कि समाज सामाजिक संबंधों की गई जटिल व्यवस्था है और यह जटिल व्यवस्था सदैव परिवर्तित होती रहती है। तो सामाजिक संबंध चूंकि अमूर्त है तो समाज भी अमूर्त होगा। तीसरी बात कहें तो समाज में समानता एवं असमानता दोनों होती है। जब तक लोगों में किसी न किसी मात्रा में समानता की भावना नहीं होगी, तब तक उनका एक दूसरे से संबंधित होने का प्रश्न ही नहीं है। यानी कि जो उद्देश्य और व्यवहार है वो समाज के जो वैल्यूज है, मूल्य हैं, उन मूल्य का, वैल्यूज का समाज के सभी लोग पालन करते हैं। इस रूप में समानता दिखाई देती है। उनके हित एवं उद्देश्य समान होते हैं। वहीं दूसरी तरफ समाज में असमानता भी दिखाई देती है, क्योंकि यदि सभी समान हो जाएंगे तो उनका जीवन पशु पक्षियों की भांति हो जाएगा। यही कारण है कि व्यक्ति की योग्यता के आधार पर, उसकी कार्यक्षमता के आधार पर व्यक्ति में असमानता होती है। हाथ की 5 उंगलियां असमान हैं, इसलिए हाथ का कार्य अलग है। अधिकारियों कर्मचारियों में विभेद के कारण ही उनके वेतन भी उनके कार्यक्षमता, योग्यता के आधार पर दिए जाते हैं। समाज में सहयोग एवं संघर्ष की बात करते हैं। चौथी बात, चूंकि समाज में 2 प्रकार की शक्तियां होती हैं, सहयोग एवं संघर्ष।
प्रत्येक कार्य की सफलता का आधार सहयोग ही है। सहयोग के अभाव में समाज की छोटी से छोटी इकाई परिवार भी संगठित नहीं हो सकता। समाज में सहयोग के साथ साथ संघर्ष भी होता है। तीव्र गति से होने वाले सामाजिक परिवर्तन के कारण व्यक्ति व्यक्ति के बीच रुचि, स्वभाव, चरित्र आदि से संबंधित भेद होते हैं, जिसके कारण उनकी पूर्ति नहीं होने पर या समय के साथ अनुकूलन नहीं करने पर संघर्ष देखने को मिलता है। यह संघर्ष हड़ताल, तोड़फोड़ जैसी घटनाओं को जन्म देती है। देखिए, समाज में सहयोग तो है ही है। अगर ये सहयोग नहीं होता तो पूरा विश्व जो है बिखर गया होता। चूंकि समाज की छोटी से छोटी इकाई परिवार इसलिए संगठित है कि उनके सदस्यों में सहयोग की भावना है, लेकिन इसके साथ में संघर्ष इसलिए देखना पड़ रहा है क्योंकि व्यक्तियों की आवश्यकता की पूर्ति या व्यक्ति में अनुकूलन करने की क्षमता समय और परिस्थिति के आधार पर नहीं होने के कारण संघर्ष देखने को मिलता है। अर्थात उसमें तनाव, नैराश्य की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसकी परिणति हड़ताल, तोड़फोड़, दंगे, मारपीट जैसी घटनाओं के रूप में सामने आती है। पांचवी बात यदि हम कहें तो समाज अन्योन्याश्रितता पर आधारित है। इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को किसी न किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता होती है, यानी कोई भी व्यक्ति अपने आप में सर्वगुण संपन्न नहीं है। उसे छोटी से छोटी आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी उसे दूसरे व्यक्तियों की आवश्यकता है। जैसे दुकानदार और ग्राहक दोनों का संबंध है, डॉक्टर और मरीज, शिक्षक और विद्यार्थी, इनको एक दूसरे की आवश्यकता है, जरूरत है, और वे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। समाज की छठी विशेषता, समाज सदैव परिवर्तनशील है। ग्रीक विद्वान हेराक्लेटस ने एक बार कहा था, ऑल थिंग्स आर इन ए स्टेट ऑफ फ्लक्स, अर्थात सभी वस्तुएं परिवर्तन के बहाव में हैं। मैकाइवर ने कहा कि सोसाइटी चेंजेबल एंड डायनेमिक्स, समाज परिवर्तनशील एवं गत्यात्मक है। तो देखिए, सामाजिक परिवर्तन जो है वो सार्वभौमिक प्रक्रिया है। विभिन्न कारणों से सामाजिक संबंधों में भी बदलाव आते हैं। बहुत सारे कारण हैं, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, सांस्कृतिक कारण, अनेक कारणों से सामाजिक संबंधों में बदलाव देखा जाता है। यदि हम देखें, वैदिक कालीन समाज में गुरु और शिष्य के जो संबंध थे वे संबंध आज नहीं है, क्योंकि वो वैल्यू चेंज हो चुके हैं। जो पहले के वैल्यू थे वैदिक कालीन, वो वर्तमान में वो वैल्यूज नहीं है, क्योंकि सामाजिक संबंधों में बदलाव हुआ है। किसी समय सती प्रथा को उचित ही नहीं अपितु सम्मानजनक माना जाता था, किंतु आज नहीं। और अंत में यदि हम बात करें, समाज मनुष्यों तक ही सीमित नहीं, अर्थात समाज जो है, मैकाइवर ने एक स्थान पर कहा कि जहां कहीं जीवन है वहीं समाज है। इसका मतलब मानव के अतिरिक्त भी जीवन होता है, जैसे पशु और पक्षियों के, तो उनका भी अपना एक समाज है। इसलिए जो है समाज मानव तक ही सीमित नहीं है, लेकिन हमारा समाज शास्त्र में अध्ययन केवल मानव समाज का है, ह्यूमन सोसाइटी का है, न कि पशु पक्षियों का। तो इस प्रकार समाज की जो अवधारणा है विभिन्न समाज शास्त्रियों ने जो है प्रस्तुत की, यह एक जटिल अवधारणा है और कई समाजशास्त्रियों का इसमें योगदान रहा है। आज तक बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।